भदौल। इस समय हम बैठे हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख रविंद्र कौर जी के पास। आइए बात करते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी से वो पर्चा दाखिल नहीं कर पाई बिलासपुर ब्लॉक में। क्या मामला है, किन बातों को लेकर वीटीसी चुनाव लड़ने से लेकर और ब्लॉक प्रमुखी तक ये सीट चर्चाओं में रही है? आइए उन्हीं से जानते हैं क्यों रही। जी, पर्चा जब लेने ही नहीं दिया गया चुनाव में, बीडीसी तो से जब आपने शुरुआत की तो बीडीसी में आपका विवाद हुआ बीडीसी को लेकर। क्षेत्र पंचायत का जब इलेक्शन हुआ था तो हमारी 4 जगह से पर्चा भरा गया था। 3 जगह से मैं विजयी हुई हूँ। हमारी घर की मेरी 2 सीटें थी और एक हमारे घर की सीट थी और एक थी रामनगर की सीट जहाँ से मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे, उज्जवल दीदार सिंह साहबी। वहाँ हमारी सीट वहीं से शुरुआत हुई इनसे, तो वो भी सीट हमारी जीती हुई सीट थी जो कि इन्होंने उसको जबरन अपने सत्ता के पक्ष में करके उसको हराया गया। वहीं से उसके बाद आप पे मुकदमा भी दर्ज हुआ? मुकदमे हुए। वोटिंग वाले दिन ही मेरे हस्बैंड को इन्होंने अरेस्ट करवाया। मुझे वहाँ क्या आपकी तरफ से मुकदमा कोई दर्ज किया गया था? हमारी तरफ से कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन हमने लिखित में एप्लीकेशन जरूर थाने में दी थी, क्योंकि जब इन्होंने हमारी गाड़ी पे शीशे तोड़े, हमला किया, मैं अपनी शिकायत लेकर गई थी थाने बिलासपुर, लेकिन मैं 2 दिन वहाँ बैठी रही। हमारी ओर से उन्होंने कोई मुकदमा दर्ज किया नहीं। मैंने लिखित चिट्ठी दी है उनको, लेकिन उसके बाद भी आप ब्लॉक प्रमुख की तैयारी करती रही? पूरी तैयारी थी, क्योंकि इसी इलेक्शन में उसके बाद काउंटिंग पे गई, वहाँ हमें हराया गया, बाकी सीटों से मैं जीती। उसके बाद हम जब मेंबर से मिलने जाते थे तो दबाव बनाया जाता था कि ये ना जाएं, ना घूमें, किसी मेंबर से ना मिलें। जिस मेंबर से मिलते थे उन पर दबाव बनाते थे कि आप साबी के साथ नहीं चलेंगे। उसके बाद बच्चों का अरेस्टिंग करना इन्होंने। अच्छा, बात करें तो आप लोगों की पंचायत की बात भी चल रही थी। गुरुद्वारे के जो ग्रंथी साहब हैं अनूप सिंह जी, उनके बीच में भी बात आई थी। आप लोगों को दोनों पक्षों को बुलाया भी गया था। उसमें बता रहे हैं कंप्रोमाइज हुआ था आप लोगों का। हमारा उस पंचायत में कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ था। आप ये मुझे बताएं कि अगर कंप्रोमाइज होता तो गुंडा एक्ट लगती, जिला बदर का नोटिस आता घर में, बच्चों की जमानतें जो कोर्ट में लगाई गई थी, इन्होंने अपना वकील खड़ा करके हमारी बच्चों की जमानतें खारिज करवाई। वो ये अगर समझौता होता है तो दोनों पार्टी से समझौते नामे का एक लेटर दिखा रहे हैं, वो सारा झूठ है। वो हमने कोई समझौता नामा नहीं लिखा है। जो उन्होंने लिखा है, किसने लिखा है? सिग्नेचर्स में आप लोगों के भी हैं। सिग्नेचर ये हुआ था कि जब वो गुरुद्वारे में बैठे थे तो उन्होंने 2 अपने सारस कहते हैं वो बुलाए थे, तो हमारे भी इधर से 2 सारस गए थे, तो उन्होंने कोरे कागज पर साइन ले लिए थे। आपसे? मेरे हस्बैंड से लिए गए थे। उसमें ये कहा गया था कि आप मेंबर दिखाएं, तो उसमें जो भी हुआ उन्होंने जो लिखा खुद लिखा, हमारी ओर से कोई समझौता। अच्छा, बात करते हैं कि अब आप बात आती है नामांकन की। आप नामांकन पर्चा खरीदने गई, तो क्या आपको पर्चा दिया गया? नहीं दिया गया। मैं पहले दिन भी गई हूँ ब्लॉक में, मैं टाइम से पहुंच गई थी, कोई मैं लेट नहीं हुई। मैं वहाँ 5 बजे तक बैठी रही हूँ। जब मुझे दिखा कि नहीं, मैं धरने पे बैठी रही हूँ 5 बजे तक, मुझे कोई इन्होंने पर्चा खरीदने की, मेरी एसडीएम से बात हुई, बीडीओ से बात हुई, सब लोग मुझे टाल मटोल कर इधर वो कह रहे हैं कि टाइम बीतने के बाद पर्चा खरीदने ये सब झूठ है। मैं धरने पे कोई टाइम लेट नहीं गई, मैं टाइम से पहुंची हुई थी। वो इधर उधर करके वो रामपुर निकल गए, मुझे पर्चा नहीं दिया गया। लेकिन फिर मैं सुबह मैंने पूरी कोशिश की। मैं 10 बजे ही ब्लॉक के गेट पे पहुंच गई थी, जबकि क्षेत्रीय अधिकारी और बाकी मेरी नजर में कहा जाए कि बीजेपी के गुंडे, मैं तो उन्हें बीजेपी के गुंडे ही बोलूंगी, जिन्होंने पूरी सरकारी जगह को कब्जा कर रखा था, तो उस पे ताले डलवा दिए गए। तो वहाँ पुलिस भी मौजूद थी, कुछ अधिकारी भी मौजूद थे, कुछ पत्रकार भी मौजूद थे जी। तो क्या बात रही, फिर आपको अंदर दाखिल क्यों नहीं करने दिया? पर्चा लेने नहीं दिया गया, हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। पुलिस जो थी, पुलिस प्रशासन सारा था बिलासपुर का, वो मूक दर्शन बन के खड़ा रहा। अब चुनाव हो गया, आज उन्होंने जो है प्रमाण पत्र भी ले लिया जीत का। अब वो कहते हैं कि आपके कराए गए विकास कार्यों की वो जांच कराएंगे, क्योंकि आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था, आरोप लगे थे आपके ऊपर घोटाले के। क्या कहेंगी? मैं ये कहती हूँ कि सम्मानित इंसान जब वो कुर्सी पे बैठता है, सोच समझ के बात करे। पहले वो ये जांची कि मेरे ऊपर कौन सी एफआरआई हुई है। 10 साल का कार्यकाल में मैंने प्रमुखी का काम किया है, एक भी जगह वो मुझे बता दे कि मैंने कौन सा घपला किया है या मेरे ऊपर कोई एफआरआई हुई है। वो इस तरह इसकी जांच करें। वो तो अपना देखें, अपनी उसमें देखें। निर्विरोध चुने गए हैं, तो इस मौके पे आप क्या कहेंगी? मैं इसको नहीं मानती निर्विरोध, क्योंकि जब हमें पर्चा लेने ही नहीं दिया गया,
हमें पर्चा लेने देते, मैदान में आते, इलेक्शन होता तो पता चलता कि हार होती या जीत होती। अब 6 महीने रह गए हैं कुल यूपी सरकार को, अगला चुनाव करीब है, किस रूप में देखती हैं आप इसको? जनता जो है वो बदलाव चाहती है। 6 महीने में मतलब इस 5 साल के कार्यकाल में जनता इतनी परेशान हो गई है, हर चीज में महंगाई हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, तो बहुत किसान परेशान है, धरने में बैठा है 7 महीने से। तो इस वजह से बदलाव चाहती है। जो वादे किए थे योगी सरकार ने वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए सरकार जनता बदलाव चाहती है और 22 में समाजवादी पार्टी आएगी। देखिए, बलदेव सिंह ओलक एक सिख परिवार से आते हैं, सिख हैं, आप भी एक सिख परिवार की बेटी बहू भी हैं, बेटी भी हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी ही कौम पर कहीं ना कहीं कोई एक जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, किस रूप में देख रही हैं आप, अपनी ही कौम के साथ ऐसा हो रहा है? बहुत गलत हो रहा है। ये तो एक बहुत बड़े ओहदे पे थे, सिख परिवार से राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख। ये तो उन्हें सोचना चाहिए था कि अगर वो ये काम कर रहे हैं तो उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं भी एक कहते हैं ना कि गांव की बेटी सारे जगत की बेटी होती है, तो इस तरीके से जो उन्होंने किया है वो गलत किया है, उन्हें सोचना चाहिए तो था। अब इस बात को लेकर आपको पर्चा दाखिल नहीं करने दिया जी। आपको नामांकन नहीं करने दिया गया, बीडी की सीट से लेकर और आखिरी पड़ाव तक आप तक परेशानी आई, अब लेकर आप क्या करेंगे इस मुद्दों को लेकर? मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, मैं इसकी पूरी मैंने एप्लीकेशन डाली हुई है। अब देखिए मुझे वहां से क्या, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मुझे न्याय मिले, क्योंकि जो हुआ है वो गलत हुआ है। ये अपनी जीत किस उससे कहते हैं कि हम जीत गए, पहले मैदान में आते, पर्चा दाखिल करने देते, मुझे मैदान में आते, जीत हार का फैसला तो वोटर करते। इन्होंने तो वोटर का अधिकार भी छीन लिया, उन्हें वोट डालने ही नहीं दिया गया, फिर उससे ये कैसे मान लें कि ये जीत तो आप इसे जीत मानती हैं, हार मानती हैं? मैं तो इसे हार मानती हूँ कि जीत तब होती अगर मैदान में आते। तो शायद मैं यही कहूंगी कि ये एक लड़की या बेटी से डर गए थे, इसलिए इन्होंने पर्चा मुझे नहीं लेने दिया। पर्चा लेने देते तो देखते कि हार जीत किसकी होती है। ये तो पहले ही डर गए, तो ये किस बात की खुशी मना रहे हैं आज कि हम जीत गए? मैं इसको जीत नहीं मानती, ये हारे हुए हैं आज। तो ये थे हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख रविंद्र कौर जी, जिन्होंने कहा कि बलदेव सिंह ओलख के भाई कुलवंत सिंह ओलख जो हैं वो ब्लॉक प्रमुख ही जो है वो जीते नहीं है और हार की खुशी मना रहे हैं। हालांकि वो इस बार जिला पंचायत निर्विरोध चुने गए हैं, लेकिन इनका ऐसा आरोप है कि वो वोट जीते तब जब उनको वोट होता, इनको नामांकन ही दाखिल नहीं करने दिया गया, इसलिए जो उनको हार के रूप में देखती हैं। आइए जानते हैं और क्या कहना चाहती हैं रविंद्र कौर जी। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मंत्री जी के जब रिकॉर्डेड में इनके हिस्से में 8 एकड़ जमीन आती थी, आज मंत्री जी के पास कितनी प्रॉपर्टी है ये बताएं। आज जो हमारे ऊपर ये कहते हैं, बातें करते हैं कि हम गुंडे हैं, ये इस तरह तो से क्या आप उनपे भी घोटाले का आरोप लगा रही हैं? पूरा लगाती हूँ, पूरा आरोप कितना घोटाला किया होगा उन्होंने? ये तो देखें, आप देखें। नहीं, आप आरोप लगा रही हैं, आप बता रही हैं, आप बताएं कि लगभग कितने का घोटाला किया होगा? घोटाला किया है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। अभी आपका आरोप है? हाँ, अभी आपका आशंका है कि घोटाला किया होगा? किया है। देखिए, क्या कोई साक्ष्य आपके पास मौजूद हैं? मेरी बात जो आप मीडिया के सामने रख सकती हैं? नहीं, मेरे 10 साल में मैंने प्रमुखी की, 10 साल की प्रमुखी में एक भी सेक्रेटरी या किसी भी आदमी से, पूरे क्षेत्र बिलासपुर से, प्रधान से, आप किसी से भी पूछिए कि अगर मैं उनकी चाय की 5 रुपए की भी गुनेगार हूँ तो वो मुझे बता दे। अच्छा, ब्लॉक में मुकदमा दर्ज हुआ था, आपकी सरकार थी समाजवादी की, और ग्राम विकास अधिकारियों ने लिख के भी दिया था, वो क्या मामला था? मेरे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, मेरे उसमें कोई नहीं है। ब्लॉक में किसके ऊपर हुआ था? वो मनरेगा का घोटाले का मुकदमा था। मेरे और मेरे पति के ऊपर कोई घोटाले का मुकदमा नहीं है। उसमें कौन लिप्त थे? उसमें बीडीओ थे, एडीओ थे। तो कार्रवाई हुई उनके ऊपर? हुई थी, कार्रवाई हुई थी उन पर उसमें। तो अब आप क्या जांच की मांग करती हैं कि बलदेव सिंह ओलख की संपत्ति की जांच होना चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अब सरकार उनकी है, क्या लगता है कि उनके ऊपर जांच हो पाएगी? वो तो बाद की बातें हैं, आने वाले 6 महीने के बाद करते हैं। नहीं, और तो क्या आप इसकी शिकायत करेंगे मुख्यमंत्री से कि उनकी जांच होनी चाहिए? जरूर करूंगी। लिखेंगे लेटर उनको? जी हाँ, लिखूंगी, लिखित में दूंगी। तो अब वो आप कह रही हैं कि उनकी जमीन कम थी, अब इतनी बड़ी आलीशान कोठी बना ली, तो क्या कहना चाहती हैं आप? खुल के कहिए। नहीं, खुल के यही है कि जब पहले इनके हिस्से में 8 एकड़ जमीन आती थी,
तो आज इनके पास इतनी संपत्ति है, वो कहाँ से आई है? वो कितनी जवाब दें। संपत्ति है लगभग? जो उन्होंने बनाई है, करोड़ों की संपत्ति बना ली, ऑस्ट्रेलिया तक अपने खरीद लिए, मकान, जमीन, जो भी। तो यहाँ भी जो किया है वो उसका जवाब दे। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र कौर जी, जो सीधा सीधा दर्जा मंत्री बलदेव सिंह ओलख पर आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति इन लगभग 4.5 सालों में जुटा ली है भाजपा की सरकार में। और जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे विधायक और मंत्री बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। रविंद्र कौर कहती हैं कि इसकी शिकायत भी करूंगी मैं और इसकी जांच भी कराऊंगी। देखना होगा कि क्या सत्य आता है सामने निकल के। राजीव वर्मा, बिलासपुर।